हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था और उनका क्या कंपैरिजन किया था, उनकी कुछ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी को पढ़ा था। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है और उनके लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मतलब कि अगर वहाँ पर किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स कितना होगा। हालांकि हमने दो चार्जेस के लिए इंटरेक्शन फोर्स पढ़ रखा है जो कि हमारा कूलम्ब्स लॉ में था। जिन्होंने कूलम्ब्स लॉ नहीं देखा उसका लिंक आई बटन पर है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो हेडिंग चिपका लें। हेडिंग चिपकाते चिपकाते मैं बता दूं, मेरा नाम है नूर आलम और आप हैं अपने ही YouTube चैनल पर टारगेट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या इसी को एक नाम से और भी किताबों में दिया होता है, दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, यानी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। जैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस पढ़ा था हमने, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि चार्जेस जो चार्ज हमारे थे वो स्केलर क्वांटिटी थी और फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो हिंदी में बोले तो बहुल आवेशों के मध्य बल और बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल और बलों का अध्यारोपण सिद्धांत, इसे दो नामों से जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको थोड़ा इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसमें यहाँ पर एक चार्ज है और मैं पॉइंट चार्ज ही ले रहा हूँ। मैं बार बार अब पॉइंट चार्ज नहीं बोलूँगा, अभी हम लोग जहाँ भी जितना ही बात करेंगे वो सब पॉइंट चार्ज के लिए। तो मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज Q2 है, या एक काम करता हूँ और इसको नीचे बना देता हूँ। एक चार्ज ये Q1 है और एक चार्ज यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ Q2। दोनों लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, अभी मैं लाइक लेकर ही चल रहा हूँ। तो होगा क्या, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, सेपरेशन तो अपना होगा, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कुछ क्या इस तरह से होगा, रिपल्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं F21। याद है, नहीं याद है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी इस Q1 से इस पर कितना चार्ज लग रहा है, मतलब इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो दैट इज F21। बात आती है कि इस पर फोर्स लगेगा कितना, तो हमने याद है कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैंने बोला आई बटन पे उनको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वो पहले जाके कूलम्ब्स लॉ को पढ़ें तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ये चीज़। तो F21 की वैल्यू हो गई K Q1 Q2 R स्क्वायर। बिल्कुल सही, बहुत आसान था, इजी था, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई। अगर यहीं पर मैं मान लूँ कि एक चार्ज और है, दैट इज Q3, और वो इससे कुछ डिस्टेंस पे, तो एक काम करता हूँ, डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ। यानी यहाँ से Q1 से Q2 की तरफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R12, 1 से 2 की तरफ, याद है, भूल गए? और इससे इसका क्या होगा, R13। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R12 और यहाँ पर R12 कैप। याद है, इसका वेक्टर फॉर्म तभी तो ऐसे बनता था। मैंने बोला ना, जिन्होंने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ा वो जाके देखें। तो F21 क्या है, R12 के डायरेक्शन में, इसलिए F21 R12। ठीक है, अब देखिए सोचने वाली बात ये है कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है
तो उतना ही ये चार्ज इस पर भी फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी Q1 पर चार्ज, Q1 चार्ज पर भी फोर्स होगा इस 2 के कारण, Q1 पर भी फोर्स होगा इस Q3 के कारण। तो क्या इनके बीच का फोर्स और इनके बीच का फोर्स एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे? फिर से बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये Q1, कोई सपोज कोई पर्सन है Q1, उसने Q2 से कुछ पैसे उधार लिए, मान लीजिए कुछ पैसे उधार लिए, करीब मान लीजिए 100 रुपये उधार लिए। उसने Q3 से भी 200 रुपये उधार लिए। क्या Q3 से 200 रुपये उधार लेना से इस Q1 के 100 रुपये उधार लेने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो जवाब आएगा नहीं। यानी कि पहली बात तो ये समझ लीजिए, पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, वहाँ जितने भी चार्जेस हों उनके बीच लगने वाले फोर्स से अफेक्ट नहीं होता है। किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बाकी चार्जेस की उपस्थिति यानी प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होता है। इसको मैं पहला स्टेटमेंट मान के यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मैं हटा दूँ? ठीक है, अभी हटा देता हूँ इसको। द इंटरेक्शन फोर्स between two charges is independent of presence or absence of other चार्जेस। पहली बात तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इंट्रैक्शन फोर्स यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और इंट्रैक्शन फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। मैंने हिंदी में बोल दिया, हिंदी मीडियम नोट कर लेंगे। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। लेकिन इस Q1 पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस Q1 पर ये भी फोर्स लग रहा है और इस Q1 पर देखा जाए तो F31 भी तो लग रहा। देखिए ये Q3 भी तो इस पर फोर्स लगाएगा। देखिए अगर मैं मान लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया? F13, यहाँ पर हो जाएगा F12, देखिए 1 पर 2 की वजह से। और यहाँ पर अगर कोई चार्ज और मान लें सपोज लाइक Q4, और उसकी पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ ये वाली, तो इधर की तरफ दूसरी वाली हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इधर जो फोर्स बनेगा Q1 पर वो कितना बनेगा? F14। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आ रही नहीं? और एक सिंपल मेथड से मैं समझा दूंगा आपको, परेशान ना होइए बिल्कुल। तो ये R12, R13, जितने भी बन रहे हैं पोजीशन वेक्टर, आप देखिए यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट समझाया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन कौन से, ये वाला और ये वाला चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लग रहा होगा वो इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स, या इस वाले चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स से इंडिपेंडेंट रहेगा, नहीं फोर्स चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं Q1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहोगे 3 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? F13, F12 और F14। तो क्या ये जो फोर्सेस हैं Q1 पर, तो क्या नेट फोर्स इनका अलग नहीं होगा? बात समझिए, Q1 पर इन दोनों का बीच लगने वाला फोर्स इससे इंडिपेंडेंट है, इससे इंडिपेंडेंट है। लेकिन Q1 पर कितने फोर्स है? Q1 पर नेट फोर्स तो इन तीनों के सम से मिलेगा। अब कैसा सम करना है? अलजेब्रिक करना है या वेक्टर करना है? तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो इसका मेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन मतलब कहता है कि जितनी भी मतलब क्वांटिटीज़ हों उनको ऐड कर दो अकॉर्डिंग देयर नेचर। स्केलर है तो अलजेब्रिक सम कर दो, और अगर वेक्टर है तो वेक्टर सम कर दें। तो देखिए क्या होगा, द नेट फोर्स
ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू remaining charge on that charge। बात समझिए, ये क्या चीज मैंने लिख दिया, चार्ज। द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस दिस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। दिस ये फोर्सेस किसकी वजह से हैं? ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। इसको छोड़कर इसकी और इसकी वजह से इस फोर्सेस बन रहे हैं, ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज ऑन दैट चार्ज, यानी जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं। यानी कि किसी आवेश पर तुल्य बल या कुल बल कह सकते हैं, किसी आवेश पर कुल बल उस आवेश पर शेष आवेशों द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। मैं लिख देता हूं, किसी आवेश पर कुल बल अन्य शेष आवेशों द्वारा लगने वाले बल का सदिश। किसी आवेश पर कुल बल उस आवेश पर, ये लिख दी ज़्यादा बेटर लगेगा, उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बल का सदिश योग होता है। बात समझिए, किसी आवेश पर कुल बल, यानी कि कौन सा आवेश ले रहे हैं? Q1 पर। तो Q1 पर दैट इज करके लिखें, अगर Q1 पर कुल बल यानी F नेट ऑन Q1, अगर हम F नेट ऑन Q1 निकालना चाहते हैं, किसी आवेश पर कुल बल, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, कुल उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बल कौन कौन से? ये इसका यानी सम करना, यानी F13, F12 और F14। बात समझ में आ रही नहीं? किसी आवेश पर कुल बल उस आवेश पर लगने वाले अन्य आवेशों के कारण बल का सदिश योग होता है। देखिए सदिश योग है नहीं, वेक्टर सम। द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज 3, 2 और 4। तो इसको सीक्वेंस वाइज लिख दें, 2, 3 एंड 4। रिमेनिंग चार्ज 2, 3 एंड 4 ऑन दैट चार्ज यानी 1 पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करिए, मैं इसको और इजी तरीके से आपको समझा देता हूँ, इतना परेशान होने वाली बात नहीं। मान लीजिए कोई चार्ज है Q1, एक ये है Q2 और एक ये है Q3 और एक ये है Q4। अब ये भी इस पर फोर्स लगाएगा तो रिपल्शन फोर्स है, तो कुछ इस तरीके से। अभी मैं नेमिंग बाद में करूँगा, अभी बात समझिए। इस पर फोर्स लगेगा, ये इससे भी एक फोर्स ऐसे लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लगता है, बात पता है ना। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इससे इस पर भी एक फोर्स लगेगा। बात समझिए, अब बात समझ में आ रही? तो अब नेमिंग फोर्स की करनी है, तो ये किस पर फोर्स लग रहा है? 1 पर लग रहा है, फोर्स की वजह से, 4 की वजह से, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ये किसकी वजह से लग रहा है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये किसकी वजह से लग रहा है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अगर देखें तो इसकी पोजीशन वेक्टर कुछ 3 की तरफ तो हो गया ऐसे, तो ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं, R21। इसकी पोजीशन वेक्टर लिख दें तो R41। इसकी पोजीशन वेक्टर लिख दें तो R31। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इससे इधर की तरफ, इससे इधर की तरफ, इससे इधर की तरफ। पोजीशन वेक्टर फॉर्म में सिखाया था कूलम्ब्स लॉ के।
बात समझ आई। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये जो R41 R31 ये किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किया होगा, ये किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल एक के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इस Q2 के लिए बता दे रहा हूँ, जैसे Q2 है और ये Q1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने R21 ली है, यानी Q2 तक की डिस्टेंस मैंने R2 ली है और Q1 की डिस्टेंस R1 ली है। Q2 तक की डिस्टेंस R2 ली है और Q1 की डिस्टेंस R1 ली है, तो तभी तो Q2 से Q1 की डिस्टेंस होगी R21, और R21 को मैं लिख सकता हूँ R1 माइनस R2। याद है, भूल गए? फाइनल माइनस इनिशियल, समझ आया? तो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाने का। अब इसमें देखिए वैल्यू रखते हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ में सिखाया था, क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म लिखना है तो किसके किसके बीच में लग रहा है? 1 2 के बीच में, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या? यही तो है डिस्टेंस, R21, तो R21। और वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आर कैप लगाना पड़ेगा। आर कैप में कौन सा लेते हैं? जो फोर्स की डायरेक्शन में होता है। F12 की डायरेक्शन में R21 है तो R21। इसी तरह K Q1 Q3 अपॉन में R31, क्योंकि इसके लिए क्या है? R31 है, तो कैप में R31। बिल्कुल, अगर वेक्टर लगा देंगे यहाँ पर तो नीचे क्यूब हो जाएगा। ये बात पता है ना आपको कि कैप का फॉर्मूला A वेक्टर अपॉन मॉड ए, और मॉड ए को सिंपल A भी लिख सकते हैं, तो R कैप का हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R, तो नीचे हो जाएगा R क्यूब, ऊपर हो जाएगा R वेक्टर। तो इतना ज़्यादा हमें ओपन नहीं करना, वेक्टर फॉर्म में आपने सीख रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? K Q1 Q4 बाई R41 स्क्वायर, और ये हो गया R41 क्यूब। अब ऐसे ही मान लीजिए और भी चार्जेस हैं, मान लीजिए Q5 Q6 ऐसे और भी चार्जेस यहाँ पर हैं, तो ऐसे करके सो ऑन हम लोग क्या कर देंगे? आगे तक बढ़ा देंगे। कहाँ तक? Fn तक। अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेट अ सिस्टम कंसिस्ट n चार्जेस, वैसे इतना कोई ज़रूर नहीं होता, ठीक है? तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे, देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है बाहर, K आ रहा है, Q1 आ रहा है, और Q2 Q3 Q4 ये सब चेंज हो रहा है, तो समेशन लगा देंगे, तो QI अपॉन में R, ये I की जगह पर I है, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यानी ये चीज़ सेम चल रही है। और इसके बगल में 1 सब में चल रहा है तो 1 लिख देंगे। बात समझ आई? ये Q1 है, बाहर आ गया, सब में Q1 था, बाहर आ गया। R2 है, Q2 है तो R2 है, Q3 है तो R3, यानी QI होगा तो RI होगा, तो मैंने QI तो RI, और सबके साथ 1 चल रहा है तो 1 लिख दिया। और लास्ट में क्या चल रहा है कैप में? R, फिर से 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, तो RI 1। तो I कहाँ से लेना है और कहाँ तक जाना है? N तक जाना है। और I लेना कहाँ से? I देखिए पहली वैल्यू I की क्या है? 2, 1 नहीं लेना है। 1 तो क्या है? 1 पर चार्ज निकाल रहे हैं, तो 1 तो छोड़ दीजिए, 1 के अलावा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 कॉमन हो गया ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, तो ये हो गया क्या? F नेट ऑन Q1। बात समझ में आई? फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं समझना है आपको, बस सिंपल सा एक लॉजिक याद रखिए एकदम मोटे मोटे तौर पर, कि किसी चार्ज पर जो भी फोर्स लगेगा अदर चार्जेस की वजह से, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अदर चार्जेस से इंडिपेंडेंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। और किसी चार्ज पर नेट फोर्स कितना है वो निकालना है, तो सीधे 11th का वेक्टर पढ़ा है आपने, वेक्टर सम कर दीजिए, मोटे तौर पर एकदम आपका आंसर निकल आएगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो कुछ अच्छे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स लेकर चलते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। तो अगर यहाँ पर लिखना चाहें, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये नहीं लिखा, K Q1 Qn अपॉन में R N1 का स्क्वायर N1 कैप। तो मान लीजिए ऐसे करते 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 है ना, कहीं पर ये Q1 भी होगा, तो इसकी वजह से फोर्स कौन सा लग रहा होगा? F1N। और ये 6 हो जाए, इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, वरना खिचमिच हो जाएगा, बस इतना ही बहुत है, आप इतना ही दिखा दीजिए चलेगा, ठीक है? जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, टेक ए स्नैपशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि लेट अ सिस्टम कंसिस्ट
n charges q1 q2 q3 that is qn, so the force produces by them F12 F2 F13 F41 on q1। ठीक है, ये सब अपने हिसाब से आप लिखिए। माना कि किसी निकाय में n आवेश हैं q1 q2 q3 तथा q1 पर लगने वाले q1 पर q2 q3 q4 q5 q1 पर से लगने वाले बल F12 F13 F14 और यहाँ पर F1n है तब। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही ये चीज़ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो ये ऐड कर दिया आपने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल, ये बात समझ में आ गई, नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल लेते हैं और शुरू करते हैं। फेमस सवाल हैं ये सब, अभी जो भी मैं कराऊंगा आपकी बुक में होंगे, देखिएगा। कोई भी बुक होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास जो बुक है उसमें होगा आपके पास में नहीं होगा, सभी बुक्स में मिलते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, दो के लिए तो चार्ज आप दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स आप बता सकते हो कि q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, जिसकी साइड कितनी है, a है, और इसके हर वर्टेक्स पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है। वर्टेक्स के मैं नेमिंग कर ले रहा हूँ ए बी सी, और हमें फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन सी। ये हमारा क्वेश्चन है, नेट फोर्स ऑन सी कितना होगा। नेट फोर्स, पॉज करिए, खुद से लगाइए। ठीक है, करा, आया, चलिए देखिए, वेरी गुड। अगर आगे हो तो आप मैच कर लीजिए। ठीक है, देखिए सी पर निकालना है, सी वाले चार्ज को मैंने पकड़ लिया। अब देखिए सी वाले चार्ज पर फोर्स निकालना, तो रिमेनिंग चार्ज कौन कौन से हुए, ए और बी वाले। तो ए से सी पर लगने वाला फोर्स कुछ इस तरीके से होगा, यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। बी से सी पर लगने वाला फोर्स ये होगा, यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। समझ में आया भाई, ए से लगा सी पर रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। बी से सी पर लगा तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्शन होगा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब ये दो फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच, यानी कि पहले इन दोनों की वैल्यू बताइए कितनी होगी। एफ सी ए का मैग्नीट्यूड मैं निकाल लेना हूँ। एफ सी ए कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, यानी कि हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बिल्कुल समझ आया एफ सी ए की वैल्यू, के क्यू बाई ए स्क्वायर। एफ सी ए निकल जरा। इसी तरह एफ सी बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सेम आ गया बिल्कुल। क्या इसको डायरेक्ट ऐड कर लें, 2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अलजेब्रिक तो करना ही, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसे तो वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम कैसे करेंगे, दो फोर्स हैं, तो अगर याद है आपको कि अगर एक वेक्टर ये होता था और एक वेक्टर ये होता था, कुछ याद हो तो, इनके बीच में कुछ एंगल होता था, तो इनको कैसे ऐड करते थे, याद है, भूल गए भाई। एक वेक्टर ये जाता था, एक वेक्टर ये जाता था, एक वेक्टर ये रिजल्टेंट निकलता था ए प्लस बी, याद है, नहीं याद है, भूल गए। ठीक है, तो यहाँ कुछ दोनों के बीच में एंगल भी हुआ करता था वेक्टर्स के बीच का, तो ये ए होता था, ये बी होता था, तो आर का फॉर्मूला आता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई यही लॉजिक आपको लेकर चलना है, यही लॉजिक लेकर चलना है, भूलिए नहीं। पहली बात तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। हाँ, जब आप ये निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड तो निकल दिया, डायरेक्शन भी यहाँ लिख दीजिएगा, यानी ये किसकी तरफ है, ये किसकी तरफ है, सी टू ए की तरफ है। देखिए ए टू सी की तरफ, इसकी डायरेक्शन ए से सी की तरफ है, और इसकी डायरेक्शन बी टू सी की तरफ है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन सी पर फोर्स निकालना है। सी पर फोर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, सी पर फोर्स निकालना है तो दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल कितना होगा भाई, इक्विलेटरल के सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री के, कितने डिग्री के, 60 डिग्री के, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60 हो गया। तो अब क्या बचा, लगा दीजिए इसमें, एफ नेट
इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया ये, एक काम करता हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं एक काम करता हूँ, एफ सी ए इक्वल में एफ बी सी है, एफ सी ए और एफ सी बी दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, मैग्नीट्यूड लेट किया केवल एफ, तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ कॉस थीटा। भाई दोनों को f मान लिया ना, इसको भी f मान लिया और इसको भी f मान लिया। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस कितने डिग्री है 60 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2f स्क्वायर, ये f स्क्वायर यानी 3f स्क्वायर यानी √3 बाहर और f√3 का मतलब हो गया f नेट कितना हो गया, यहाँ मैग्नीट्यूड ही लेके चलना है, डायरेक्शन नहीं लेके चलना। f नेट कितना हो गया f√3, f कितना है हमारा, f कितना है हमारा KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर √3, समझा है पक्का। और ये रिजल्टेंट जाता कहाँ से, रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाता है, ये बात पता है ना, यानी कितना 30 डिग्री, यानी एट 30 डिग्री विद एफ सी बी लिख दीजिए, या एफ ए सी लिख दीजिए, ए सी से भी 30 है, बी सी से भी 30, यानी एट 30 डिग्री विद एफ सी बी। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर से किसी भी चार्ज पर निकालना हो तो रिपल्शन देखा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60, तो फॉर्मूला होता है क्या F1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो दोनों a की जगह भी f है, b की जगह भी f है, यहाँ डाल दीजिए, a की जगह भी f, b की जगह भी f, तो f स्क्वायर प्लस 2f कॉस 60 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। जब तक दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक ट्राइंगल फिर से है, अब की बार तो बहुत इजी दिया था पिछली बार, इसके बाद थोड़ा सा टफ करूँगा, ठीक है। मान लीजिए ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू। अब आपको करना ये है ए बी सी, नेट फोर्स ऑन ए। तुरंत पॉज करिए और लगाने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, आएगा, ठीक है। ओके देखिए मैं करता हूँ, किया ट्राई, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, आया, ठीक है। देखिए पहली बात तो ए पर सी की वजह से फोर्स क्यू रिपल्शन, यानी इस डायरेक्शन में, यानी फिर से हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो गिवन है, कितना हो गया ये एफ दिख रहा है, ए पर सी की वजह से एफ ए सी, समझे। अब ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसके लिए कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन हमेशा ऐसे जाएगा, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, एफ ए पर लग रहा है बी की वजह से, बात समझे। अब दोनों के बीच फोर्स निकालना है तो पहले एफ ए सी और एफ ए बी की वैल्यू निकाल लें। एफ ए सी ए पर सी की वजह से कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 यानी क्यू स्क्वायर, साइन नहीं लेते, पता है ना आपको ये बात, बाई ए स्क्वायर, कहाँ से कहाँ C2 ए लग रहा है। दूसरी बात एफ ए बी निकालिए, ए से बी की तरफ, तो सी से ए जा रहा है, तो ये कितना हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। ये किधर से किधर लग रहा है, ए से ये लग रहा है सी से ए की तरफ, और ये लग रहा है ए से बी की तरफ, ए टू बी। तो नेट फोर्स ऑन ए कितना हो जाएगा, नेट, ध्यान से देखिए तो दोनों के मैग्नीट्यूड फिर से सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड फिर सेम है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। नेट फोर्स ऑन, देखिए इधर लेट कर लीजिए, लेट क्या, सो एफ ए सी बराबर एफ ए बी। देखिए मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ,
मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, दोनों के बराबर हैं, डायरेक्शन बराबर नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा वेक्टर नहीं लगाना है आपको यहाँ ऊपर। इसको मैंने एफ लेट कर लिया, वेक्टर नहीं लगाया मैंने मैग्नीट्यूड केवल लिया है। बात समझ आई? केवल मैग्नीट्यूड लेकर चल रहा हूँ, वेक्टर नहीं लगाया मैंने। वेक्टर कैसे सेम हो जाएगा, ये डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन ये है, तो सेम हो ही नहीं सकता। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन ए। देखिए तो एफ नेट बराबर मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ कॉस थीटा कितना होगा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। देखिए ये 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। तो ये देखिए तो एक्सटीरियर एंगल है, तो हम कह सकते हैं जो थीटा होगा हमारा वो होगा किसका किसका सम, एंगल ACB प्लस और किसका ABC, यानी 60 प्लस 60 बराबर में 120। थीटा कितनी वैल्यू निकली, 120, यानी कि ये कौन सी थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय। अरे किसी भी ट्राइंगल की एक साइड खींच दो तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इनर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए, ये पूरा 180 है, 180 में 60 हट गया तो कितना बचा, 180 में 60 हटा तो 120 बचा। तो थीटा हमारा हो गया 120। तो यहाँ पर पुट करते हैं, ये हो गया एफ स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2। ये से ये कट गया बिल्कुल, तो क्या बच गया हमारे पास 2f स्क्वायर प्लस माइनस का f स्क्वायर, यानी कि बचा f स्क्वायर का रूट यानी f, और f का मतलब क्या हुआ, f नेट इधर लिख देता हूँ। f नेट जो हमारा आएगा वो आया क्या, हाँ f के बराबर, f है क्या KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, कहाँ पर, दोनों के बीच से जाएगा यानी 60 डिग्री से, एट 60 डिग्री विद किसी से भी, FAC ले लो या FAB ले लो, FAC। बात समझ आई, ये हमारा एफ नेट की वैल्यू हो गई, समझ आया? तो वेक्टर फॉर्म ही है ये उसका मैग्नीट्यूड दे दिया आपने, डायरेक्शन दे दी, तो ये सही है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ऐसे आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसमें ट्रायंगल वाले क्वेश्चन सर्च करिए और लगाने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, हाँ मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। तो ये ट्रायंगल वाले ऐसे बहुत से बनते रहते हैं, तो कोशिश करिएगा, लगाइएगा इसको। ऐसे ही आपको बी पर दे देगा या तीनों माइनस दे देगा, या नीचे के दो माइनस, अभी जैसे मैंने दिया था दो माइनस एक प्लस, तो नीचे के दो प्लस ऊपर एक माइनस हो जाएगा फॉर एग्जांपल। ट्राई करिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं करूँगा नहीं। नीचे के दो प्लस हो गए पॉजिटिव और यहाँ पर एक नेगेटिव हो गया, तो कुछ नहीं, इससे इधर की तरफ लगेगा और इससे इधर की तरफ लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स है ना। तो यहाँ पर कितना एंगल लेना, 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टफ लेते हैं, बढ़ाते हैं। ये सब पॉलीगन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं एक स्क्वायर है हमारे पास, चलते चलते एंड तक में बढ़िया सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, परेशान ना होइए। ये एक स्क्वायर है, मैं किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बुक में है वो लैंग्वेज, आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, मैं क्यू लेकर चल रहा हूँ, आपकी बुक में हो सकता है 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम के चार्ज दिए हो, तो आप चार्ज की वैल्यू पहले ऐसे क्यू लेट करके कर लेना, Q1 Q2 Q3 Q4, और लास्ट में आंसर में उस Q की वैल्यू को डाल देना। तो मैं रैंडम लेकर लो, अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, तो कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। हमने पैरामीटर लिया है क्या, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। आपने हो सकता है 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आप अलग अलग लेकर करना। फोर्स मैं निकालता हूँ ना, तो आप अलग अलग फोर्स निकालना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, क्या दिया है, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड A। फाइंड नेट फोर्स ऑन C। लगाने की कोशिश करिए, नेट फोर्स ऑन C पर कितना फोर्स होगा,
कोशिश करिए, आएगा। जैसे अभी 3 तक में करे थे वैसे अब 4 में करेंगे, बिल्कुल ट्राई करिए, आएगा आएगा। 1 2 3 पॉज करिए, 1 2 3। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए आपने ट्राई किया होगा। ऑप्शन दे दूँ क्या? ऑप्शन दे दूँगा क्या? कौन सा ऑप्शन सही होगा? लो ऑप्शन दे दे रहा हूँ, A B C D। ठीक है, तो पहला होगा KQ² बाई A² 2 + 1/2। दूसरा होगा KQ² बाई A² √2 + 1/2। तीसरा हो गया KQ² बाई A² 2 + 1/√2। और चौथा हो गया KQ² बाई A² √2 + 1/√2। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। ऐसे ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या करना है इसमें, तो ये तो नहीं हो पाएगा, अपने बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ईजी सवाल होते हैं ये सब आप कर ले जाओगे। देखिए इसके 2 मेथड मैं बता दूंगा आपको। देखिए सबसे पहले तो सी पर किसकी वजह से लगा दूँ? बी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, रिपल्शन फोर्स है ना, तो इसको मैं लिख दूं F सी पर लग रहा ड्यू टू बी। ओके, फिर डी की वजह से जो फोर्स लगेगा, डी ऑप्शन इधर है, तो डी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लग रहा होगा F सी ड्यू टू डी। बात समझे? देखिए दिख रहा है फ्रेम में, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है। और जो ए की वजह से लग रहा होगा वो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होता है फोर्स हमेशा, वो लग रहा होगा कुछ ये F/C ड्यू टू ए। बिल्कुल सही बात, पक्का। अब बात आती है इन सारे फोर्सेस की वैल्यू निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए विद डायरेक्शन। तो पहले तो निकालेंगे क्या? FCB की वैल्यू कितनी होगी? FCB की वैल्यू होगी, इसके बीच में लग रहा है तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, KQ² बाई सबके साइड कितनी बोली है? A²। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ? B से C की तरफ, B to C लिखना पड़ता है डायरेक्शन, वरना मार्क्स कटेंगे आपके। तो F आप यहाँ अगर वेक्टर लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने वेक्टर लगाया, मैग्नीट्यूड भी दिया और डायरेक्शन भी दी। ठीक है, फिर आपने किसका वैल्यू निकाला? CD का। FCD बराबर में हो जाएगा KQ² बाई A², ये भी A है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? D से D to C दिख रहा है ना इतना बाहर फ्रेम में? ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही बात। अब FCA निकाल लीजिए। मैंने बोला ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे, तो आप चाहो लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन आपको ये लिखना ज़रूर है FCA की वैल्यू। ठीक है, FCA की वैल्यू हो जाएगी KQ1 Q2 यानी Q² बाई डायरेक्ट दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? ये A है। हाँ A तो नहीं है, ये A नहीं है। देखिए मैं निकालता हूँ, ये A है, ये A है, तो पाइथागोरस लगा लो यहाँ पर। ये हाइपोटेनियस है ना, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस लगेगा। कैसे निकलेगा? यानी हम क्या निकाल रहे हैं? AC की वैल्यू निकाल रहे हैं √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 2A² यानी A√2। ये याद रखिए डायगोनल होता है ये स्क्वायर का। ठीक है, A√2। ठीक है, A√2 आ गया का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया KQ² बाई 2A²। कहाँ से कहाँ तक? A to C की तरफ। ठीक है, या A to C लिख दिए, along AC आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या? along AC यानी A से C की तरफ, या B to C, दोनों ही सही है, आप चाहे जैसे लिखो। ठीक है, और हाँ ये बात बता दूँ, ऑप्शन में हो सकता है K की तरीके से दिया हो स्मॉल k, या 1/4πε0 एयर में कितना होता है? 1/4πε0 Q² बाई A²। ठीक है, तो इतनी सारी फोर्सेस निकल गई हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का तो मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो हम लेट कर सकते हैं, लेट FCB बराबर FCD बराबर F। ये हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए
कैसे करेंगे, इस पर है 3 फोर्सेस, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी चार्ज पर जो भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको वेक्टरली ऐड कर दो। तो सी पर एफ नेट जो निकलेगा ऑन सी वो कितना होगा, एफ सी बी प्लस एफ सी डी प्लस एफ सी ए, वैक्टर सम। सबसे पहले तो हमें इन सब का वेक्टर सम करना है विद डायरेक्शन। तो भाई इसको तीनों को एक साथ ऐड करना है, तो तीनों को एक साथ ऐड कर नहीं सकते, हम पहले किसी 2 को ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, देखिए ये वाला और ये वाला एक दूसरे पर 90 डिग्री है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच से ही तो जाएगा, कुछ इस तरीके। मैं अलग से बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये हो गया क्या, अभी मैं एफ सी ए को छोड़ रहा हूँ, ये हो गया एफ सी डी, ये हो गया एफ सी डी, ये हो गया एफ सी बी, ये हो गया एफ सी बी। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच से ही तो आएगा। तो इस रिजल्टेंट को मैं लेट कर ले रहा हूँ, थोड़ी देख लिए, एफ सी डी एफ बी सी, तो इसको मैं लेट कर ले रहा हूँ एफ डैश। क्या लेट कर ले रहा हूँ, एफ डैश। मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश हो गया, तो लिख देना नाउ रिजल्टेंट मतलब होता है परिणामी, एफ सी डी एंड एफ सी बी बी एफ डैश। तो एफ डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी भाई, अंडर, फिर से फॉर्मूला आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों को एफ माना है ना, तो लगा दीजिए अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा कितना है 90 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फ्रेम में, थोड़ा सा किचमिच नीचे आ जाते हैं। एफ डैश की वैल्यू निकली अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 90। देखिए cos 90 से एक फ़ायदा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा हो गया सन्नाटा, ये सन्नाटे में चला गया तो हो गया 0, तो ये हो गया कितना 2f स्क्वायर होने की वजह से f बाहर आ गया f√2, यानी f डैश की वैल्यू f√2 निकली। ठीक है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन हम सबसे एंड में लिख लेंगे। अब ध्यान से रखिए, ये f डैश आ गया हमारा, ये c चार्ज था, ये हो गया तुम्हारा f डैश बराबर f√2, और इसी पर हमारे पास है f AC। चेक करिए, इसी पर f डैश है और इसी पर f AC भी, f CA भी है। तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको सीधे ऐड कर लिया जाता है। तो हम निकालते हैं, सो नेट फोर्स ऑन सी, निकालना। तो यहाँ इन दोनों का सम कितना आया, इन दोनों का वेक्टर सम आया एफ डैश, यानी कि एफ नेट कितना निकल के आया, एफ डैश प्लस एफ सी ए। अब इनका रिजल्ट, ये तो वेक्टर है ना, रिजल्टेंट निकालना है, तो वेक्टर हटा दिया। एफ डैश की वैल्यू कितनी हुई f√2, और एफ सी ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि f की वैल्यू क्या थी, f की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये देखिए निकाला ना। और प्लस में क्या चल रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है √2, सॉरी, ठीक है, कुछ कॉमन हो रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया कॉमन, अंदर में क्या बचा है √2 प्लस 1/2, ये हो गया आपका एफ नेट। वेक्टर नहीं लगाना है, हाँ डायरेक्शन कहाँ होगी एफ नेट की, डायरेक्शन कहाँ होगी, अरे यार 45 डिग्री, ये पूरा 90 ना, हाफ से ज़रा 45, तो लिख लो एट 45 डिग्री विद किसी से भी एफ सी बी मैंने लिख दिया, या FCD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये बी सही है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
नोट कर लिया। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप ये लिखना भूल जा रहे हैं 45 डिग्री या कितने पर है, तो आप इसकी डायरेक्शन ऐसे बता सकते हो, किधर से किधर लग रहा है, ए से सी की तरफ लग रहा है ना, तो आप ये फिर यही चीज़ लिख दो, क्या चीज़, अलॉन्ग ए टू सी, क्या चीज़, अलॉन्ग ए टू सी, वहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन एंगल देना ज़्यादा अच्छा होता है। याद करिए रिजल्टेंट एंगल का एक फॉर्मूला भी हमने 11th में पढ़ा था, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए याद है, पी साइन थीटा अपॉन पी क्यू कॉस थीटा, नहीं याद है ऐसा कुछ, अरे ये सुना है, tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी पहला वेक्टर क्यू दूसरा वेक्टर, यहाँ लगा दो, थीटा की जगह डाल दो 90, करो ये 90 होने से ख़त्म पूरी तरह से। पहला वेक्टर क्या है, वही f है, तो f साइन 90 की वैल्यू 1, और ये हो गया दूसरा वेक्टर f से f कट गया 1, तो tan अल्फा बराबर 1 यानी कि tan 45, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, रिजल्टेंट एंगल 45 ही तो आ रहा है, समझे ना। बात को डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे लगा भी सकते हो। हाँ इसका मैंने बोला था एक और तरीका मैं बता दूंगा, एक और तरीका बता दूँ, कहाँ बता दूँ, यहीं बता दूँ, चलो यहीं बता देता हूँ, नोट कर लिया था ना, हाँ ठीक है। देखिए एक तरीका और, अगर जिन बच्चों ने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है ध्यान से देखिए, ये मैं सी वाला फिर से बना दे रहा हूँ। सी पर क्या था हमारे, एक डायरेक्शन ये थी एफ सी डी, एक डायरेक्शन ये थी एफ सी बी, और एक डायरेक्शन ये थी एफ सी ए। ध्यान से देखिए, अगर मान लें इनके बीच का एंगल कितना है 45, तो ये भी कितना हुआ 45, रिजल्टेंट है, क्योंकि डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करता है किसी स्क्वायर को, 45 45, तो यहाँ पर ही बाइसेक्ट कर रहा होगा 45 45, क्योंकि ये 45 तो ये भी, और ये 45 तो ये भी 45, समझ आई बात को, बात समझ में आ रही, तो 45 45 हो गया। अब देखिए जिन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा, तो वेक्टर में अगर कंपोनेंट तोड़ते हैं तो एक साइन थीटा जाता है, कॉस थीटा जाता है, तो इधर तोड़ेंगे एफ सी डी का, तो इस पर कौन सा कंपोनेंट आएगा एफ सी डी का, इस पर आएगा एफ सी डी कॉस 45, बिल्कुल सही। एफ सी बी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ सी बी कॉस 45, साइन वाला जो जाएगा इसका साइन इधर जाएगा, एफ सी डी साइन 45, और इसका साइन इधर जाएगा, बात समझे। देखिए इसका कॉस ये गया और सॉरी साइन इधर नहीं जाए, इसका कॉस ये गया और साइन इधर जाएगा, देखिए दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री हो गए, और इसका कॉस इधर जा रहा है तो साइन इसका इधर जाएगा, एफ सी बी साइन 45, एफ सी बी सी डी साइन, तो ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, क्यों, क्योंकि एफ सी डी और एफ सी बी की वैल्यू क्या है, सेम है, और साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 सेम होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। बचा कौन से, ये, तो यहाँ से उठाइए, ये दिखा था ना, तीनों फोर्सेस को वेक्टरली ऐड कर लो, तो एफ नेट कितना हो गया डायरेक्ट, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए डायरेक्ट, तो कितना करना है, यानी कि पहला लेना है एफ सी डी कॉस 40, और एफ सी डी को मैंने क्या मान रखा था, एफ मान रखा था, तो चलो सीधे एफ लिख दो, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एफ साइन 45 एफ कॉस 45, दोनों कैंसिल हो गए ना भाई, समझो ये है 45 इधर गया, और से 90 कॉस कंपोनेंट से 90 डिग्री पर वेक्टर की तरफ साइन कंपोनेंट, तो ये 90 बन गया, ठीक है। ये कॉस कंपोनेंट इधर गया तो इससे 90 डिग्री ये बन गया साइन कंपोनेंट, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एफ कॉस 45, एफ साइन 45 और एफ सी ए, तीन चीज़ें चल रही हैं, तो एफ कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2 1/√2, तो ये हो गया एफ कॉमन हो गया 1/√2, और 1/√2 कितना हो गया 2/√2, ओके। और इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है अभी एफ सी ए, अब वैल्यू रखो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2/√2 कैंसिल करो तो ऊपर हो जाएगा √2, समझे, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, अब कॉमन कर लो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 + 1/√2, ऐसे भी आएगा, समझे ना। तो तरीके हैं, कोई भी तरीका आप लगाओ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है, ठीक है। अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन आ जाए, आप कर लोगे ना, कहीं पर भी चार्ज रख दे, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग कर दे, स्क्वायर वाले बना लोगे ना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब नया क्वेश्चन एक है, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। कह रहा है इसके
इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पर एक चार्ज रखा है Q O पर, A B C D सब ये स्क्वायर है तो साइड इसकी A है, तो फोर्स ऑन कैपिटल Q आपको निकालना है। कितना होगा ऐसे बोल के दिखाओ, नेट फोर्स ऑन Q कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 0। देखिए कैसे, OA OB OC और OD सब बराबर हैं, इसको मैं लेट कर लूँ R लेट कर लूँ भाई, होगा कितना, वैसे होगा कितना बताइए, R की वैल्यू कितनी होगी। अरे यार डायगोनल होता है A√2 और बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एक दूसरे को, तो क्या करेंगे A√2/2, समझे ना, तो A√2/2 तो A/√2 आएगा ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, R मानिए। अब देखिए इन दोनों के बीच का फोर्स कितना आएगा, इन दोनों के बीच का रिपल्शन फोर्स जाएगा ये कितना F, देखिए इन दोनों के बीच का रिपल्शन फोर्स है ना D से O की, तो O पर लग रहा है D की वजह से FOD, इसकी वजह से इधर लगेगा रिपल्शन, तो F O पर लग रहा है B की वजह से, इसकी वजह से इधर लगेगा, तो FO ये लगेगा, और इसकी वजह से इधर लगेगा रिपल्शन क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ना, तो FOC। अब ध्यान से देखिए इन सब की वैल्यू जब आप निकालोगे FOA FOB FOC और FOD, इन सब की अगर वैल्यू निकालो तो वैल्यू निकालने से क्या मिलेगा आपको, QQ के बीच में QQ के बीच में QQ, तो निकलेगा KQQ/R²। अब जब सारे फोर्स बराबर हैं मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं, देखिए तो क्या होगा, सिंस देखिए ध्यान से FOA किसके अपोजिट है और इक्वल है, FOA किसके अपोजिट और इक्वल है, FOC के, निगेटिव लगा दिया ना, एंड ध्यान से देखिए FOD किसके अपोजिट एंड इक्वल है, FOB के, बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, क्या पढ़ा था, Q पर F नेट निकालना है, तो सबको ऐड कर दो वेक्टरली, क्या क्या होगा, FOA प्लस FOB प्लस FOC FOD, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और करता हूँ, देखो इधर एक तरीका ये, अगर ये माइनस का इधर आएगा तो FOA FOC के इक्वल है, FOA FOC ये A है, ठीक है, A पर इधर लग रहा और C वाला इधर लगा रहा, इक्वल टू 0, एंड इसको इधर ले आओ FOD प्लस FOB बराबर में 0। अब देखो जरा ध्यान से, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, FOA को रख लो FOC के साथ और FOB को रख लो FOD के साथ, जल्दी तो नहीं हो रहा बहुत, ठीक है। FOA और FOC मिलके कितना है 0, FOB और FOD मिलके कितना है 0, तो फोर्स F नेट ऑन Q कितना निकला 0 वेक्टर, कितना 0 वेक्टर, समझा, जिनका मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन तो है ना Q पर, ठीक है, कितना निकलेगा 0 निकलेगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो F बराबर 0, F नेट इक्वल टू 0। बात समझ आई, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर समझा दूं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो जितना फोर्स इधर होगा, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर, उतना ही इधर, तो इससे लगने वाला फोर्स इधर की तरफ रिपल्शन, इससे लगने वाला फोर्स इधर की तरफ, तो ये दोनों अपोजिट है, इससे लगने वाला फोर्स इधर की तरफ रिपल्शन, इससे लगने वाला फोर्स इधर की तरफ, तो ये दोनों भी अपोजिट हैं, अपोजिट को इधर लाया, ये बने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल Q पर ऐसे लगेगा और सबको ऐड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप के, उसमें कहा जाता है कि दो चार्जेस हैं, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो, हालांकि तो दो चार्ज, अच्छा एक काम, वो इक्विलिब्रियम करने से पहले एक क्वेश्चन आपको बहुत मस्त देता हूँ, है ना, इरोडोव एक बुक है, उससे है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है, इसको आप लगाइएगा, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं केवल हिंट दे दूंगा, आप लगाइएगा और लगा के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा मुझे, और अगर जिसका आंसर ठीक होगा उस पर मैं यस का टिक कर दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लॉक क्वेश्चन है कि एक क्लॉक है,
ठीक है, जिनके पास ये बुक है उनमें मिलेगा। तो एक क्लॉक है, तो क्लॉक में क्या होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 और यहाँ 9। तो यहाँ 1 2 4 5 7 8। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतने इतने कूलाम का चार्ज है, 3 कूलाम, यहाँ 4 कूलाम, 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम, 8 कूलाम, 9 कूलाम, 10 एंड 11 कूलाम। और उन्होंने कहा एक सेंटर पर बैठा है 1 कूलाम। ये सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा फाइंड एफ नेट ऑन +1 कूलाम चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर in terms of आई एंड जे कैप। आई एंड जे कैप क्या, उन्होंने कहा अगर एक्स एक्सिस पर फोर्स आए तो उसमें आई कैप लेना, और वाई एक्सिस पर फोर्स जो जाए उसमें जे कैप लेना। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ, देखिए इधर हिंट दे देता हूँ। आप जैसे इन दोनों के बीच का फोर्स निकालोगे तो रिपल्शन इधर की तरफ जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, रिपल्शन इधर, तो इधर से जाएगा 7 कूलम, 7 के Q/r², ठीक है, समझे ना, Q की जगह कौन है, तो इससे 7 गुना इधर जाएगा, 1 गुना, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6। इसी तरह ध्यान से रखिए 12 और 6 के बीच में भी कितना डिफरेंस आएगा 6, वो भी किसकी तरफ, 6 की तरफ। इधर इसमें किसकी तरफ आएगा, देखिए इधर बड़ा कौन फोर्स है, ये इस पर ज़्यादा लगाएगा इधर की तरफ, ये इस पर ज़्यादा लगाएगा इधर लगेगा बड़ा और इधर लगेगा छोटा, क्योंकि 1 1 से बन रहा है और ये 7 1 से बन रहा है। तो इनको सॉल्व करके रिजल्टेंट तो इधर ही बचेगा ना। इसी तरह इन दोनों का 12 वाला ज़्यादा लगाएगा, 6 वाला कम, तो रिजल्टेंट तो इधर ही बचेगा ना। तो ऐसे करके सबके बीच में देखिए 6 6 का ही है, 12 और 6 के बीच, 12 6 के बीच में भी 6 का बचेगा, 9 3 के बीच में भी 6 का बचेगा, फिर 10 4 के बीच में भी 6 का बचेगा, तो 6 6 के सब इधर ही बचेंगे। तो जितना इधर है उसको रिजल्टेंट निकालिएगा, आई जे के टर्म्स में फोर्स को लिखिएगा, क्योंकि डायरेक्शन आपको यहाँ पता नहीं होगी, ठीक है। करिएगा, जिसका आंसर ठीक होगा मैं उस पर टिक करूँगा, और जिसे नहीं आए तो उसकी रिक्वेस्ट डालिएगा, मैं इसके लिए पर्टिकुलर अलग से छोटी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन होते हैं। इसमें कहता है मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है जिस पर चार्ज कितना है, ई, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1 ई चार्ज यहाँ है, और इससे एल डिस्टेंस पर एक चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पर है 4 ई, ये भी पॉजिटिव 1 ई और प्लस का 4 ई चार्ज है। अब कहाँ पूछा गया है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड लाइन, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन लाइन joining these two charge so that charge will be in equilibrium, चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, कहते हैं सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। चार्जेस मतलब ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, और वो जो चार्ज रखें वो भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। मतलब कह रहा है कि हम तीसरा चार्ज कहाँ प्लेस करें इन दोनों को मिलाने वाली लाइन में कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। चार्जेस का मतलब सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, सिस्टम भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही? तो देखिए आपको लग रहा होगा इन दोनों के बीच में ही कहीं रख दें, तो ज़रूरी थोड़ा ना, इन्होंने बोला है लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन, तो जोड़ने वाली लाइन तो ये भी है ना, इधर भी है और इधर भी। इस तरह से कितने रीजन हो गए, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। तो इस फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन में कहीं पर भी चार्ज को रखा जा सकता है। अब वो हमें चेक करना है कहाँ पर रखेंगे। तो मान लेते हैं लेट थर्ड चार्ज भी पॉजिटिव क्यू,
मान ले रहे हैं वो चार्ज को हम लोग ने पॉजिटिव क्यू मान लिया, आप निगेटिव क्यू मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। पॉजिटिव क्यू पहले हम यहाँ रखते हैं, मान लीजिए थर्ड चार्ज को हमने प्लस क्यू यहाँ रखा, तो अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस +1 और प्लस क्यू की वजह से इधर होगा रिपल्शन, ठीक है, बात समझ आ रही। इस +1 और इस +1 वाले को मान ले रहा हूँ फर्स्ट चार्ज और इसको मान ले रहा हूँ सेकंड चार्ज, तो F1 इधर की तरफ होगा, सेकंड की वजह से ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसकी वजह से भी ये F2 भी इधर ही डायरेक्शन में होगा। तो क्या कभी थर्ड चार्ज, ये थर्ड चार्ज, सो दैट सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, तो क्या थर्ड चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? तो उधर भाग जाएगा ना, सो दैट इसको थर्ड चार्ज है, सो दैट थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्या थर्ड चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। चलिए इधर चेक करते हैं, थर्ड रीजन में यहाँ रख देते हैं, तो इस +4 की कूलम की वजह से, +4e की वजह से F2 इधर की तरफ लगेगा और +1e की तरफ से F1 भी इधर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कहीं बीच में रखते हैं। अब बीच में रखने का तरीका क्या है, मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखिए, तो इसकी वजह से 1 की वजह से F1 किधर लगेगा? इधर, और F2 किधर लगेगा? इधर। अच्छा ऐसा क्यों? अरे यार इसकी ये प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू रिपल्शन इधर की तरफ से F2 और F1 का रिपल्शन इधर की वजह से। अब ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब दोनों चार्ज इक्वल हो मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो। डायरेक्शन वाइज अपोजिट तो दिख गया, इक्वल होने चाहिए। अब बात आती है आपने मिड में क्यों नहीं रखा? अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मानी थी मैंने? L, आपने बीच में क्यों नहीं रखा? देखिए अगर बीच में हम रख देते तो आपको पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस तो बीच में बराबर हो गई, ठीक है। डिस्टेंस बराबर हो गई तो बाकी मैटर किस पर आया? चार्ज पर। तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा, तो अब इसका चार्ज ज़्यादा है ना इन दोनों के बीच में, 4Q हो जाएगा, 4QE, और इनके बीच का चार्ज कम है तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अगर मैंने इस +1E की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया, भाई बीच में रखने से क्या होता है, इनके बीच में चार्ज हो जाता Q4E अपॉन में कुछ भी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं तो A² और इसके बीच में हो जाता QE अपॉन में A²। तो ये ज़्यादा नहीं हो गया? तो अपोजिट एंड इक्वल कहाँ हुआ? बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इसलिए हमने बीचों बीच में नहीं रखा। तो इसको इधर स्लाइड करा ताकि डिस्टेंस कम हो जाए तो इसका फोर्स बढ़ जाए, क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है ना, तो इसका फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, और इसका डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका फोर्स घट गया। तो अब इसका जितना फोर्स होगा इसका भी उतना ही फोर्स हो सकता है अगर इसके पास में रख दें, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या बताया, साम्यावस्था के लिए मैंने क्या बताया कि इन दोनों का फोर्स इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। तो इनके मैग्नीट्यूड हम लिख दें, मैग्नीट्यूड वाइज लिखें, तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? F1 का मैग्नीट्यूड निकालिए, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? Q1, F1 निकाल रहा हूँ इन दोनों के बीच का। तो एक काम करिए, इसकी डिस्टेंस मान ले रहे हैं x, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L - x। बात समझे ना, पूरी L है, इसको x मानी तो इसको L - x। Q F1 निकाल ले 1 की वजह से, Q1 Q2 बाई x², F2 निकाल लें Q1 Q2 बाई L - x का होल। तो देखिए E से E कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है, और K से K भी कट गया। तो यहाँ बचा 1/x², यहाँ बचा 4/L - x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया L - x का होल स्क्वायर अपॉन में x का टोटल का स्क्वायर, और ये हो गया 4। तो ये कितना हो गया? देखिए L - x अपॉन में x √4, तो L - x अपॉन में x ±2, टेकिंग पॉजिटिव, तो L - x अपॉन में x बराबर में +2, तो L - x बराबर 2x, तो L बराबर 3x, x बराबर L/3। एक आंसर ये, टेकिंग नेगेटिव, तो L - x अपॉन x बराबर -2, तो L - x बराबर -2x, तो L बराबर में माइनस का x, भाई -x होता जाएगा +x, तो -x कौन सा सही है?
तो x बराबर यहाँ से निकल के आएगा माइनस का l। कौन सा सही है? अगर l ये है तो माइनस का l किधर? इतना ही इस साइड पर, तो f रीजन में तो पॉसिबल नहीं है ना, तो यानी ये वाला आंसर हो गया गलत। l/3 मतलब इस l का 3 सेगमेंट 1 2 3, तो l/3 l/3। अच्छा x कहाँ से लिया था? नियर, x कहाँ से ली थी डिस्टेंस? स्मॉलर चार्ज के पास से, तो आंसर क्या होगा? फ्रॉम l/3 डिस्टेंस, या ऐसे लिखो, एट द डिस्टेंस ऑफ l/3 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, यानी स्मॉलर चार्ज से l/3 डिस्टेंस पर हमारा चार्ज अगर पुट कर दो तो इक्विलिब्रियम। अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था माइनस भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप माइनस रखते तो अट्रैक्शन इधर, इसकी वजह से भी अट्रैक्शन इधर, तो नहीं होता। यहाँ रखते अट्रैक्शन इधर, इसकी वजह से भी अट्रैक्शन इधर, माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो इधर ही। यहाँ रखते इस प्लस की वजह से F1 इधर आता, इस प्लस की वजह से F2 इधर आता, तब भी अपोजिट हो जाता, तब भी सही रहता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कहाँ पर रखेंगे? l/3। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक हुई है, यानी कि एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कभी भी तीसरा थर्ड चार्ज रखना, उसको इक्विलिब्रियम कराना है, तो हमेशा उन दोनों के बीच में ही रखना पड़ेगा। यानी कि फॉर एक स्टार पॉइंट, फॉर 2 लाइक चार्जेस फॉर 2 लाइक चार्ज, 2 सजातीय आवेशों के लिए थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन देम फॉर इक्विलिब्रियम, यानी साम्यावस्था के लिए 2 सजातीय आवेशों के मध्य तीसरे आवेश को रखना होगा। एक दूसरी ट्रिक सुनिए, इसी को करने की एक ट्रिक, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये ट्रिक करने की एक बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर x निकालना है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, x बराबर यानी डिस्टेंस निकालनी है x, तो इसका फॉर्मूला होता है √Q1 अपॉन में Q2 प्लस √Q1 इंटू डी। एक काम करूँ, इसको यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा, क्या क्या है इसमें, नोटेशन क्या क्या है, या ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा, ये हटा देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा कि यानी 2 अगर लाइक चार्जेस हैं और इक्विलिब्रियम करनी है तो हमें बीचों बीच में चार्ज को रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, बीचों बीच का मतलब बीच में उन दोनों को रखना पड़ेगा। अब वो 1/3 पर, 2/3 पर, प्लस 2/3 पर, माइनस 2/3 पर, माइनस में प्लस 2/3 पर, कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए इधर इससे लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर है क्या? यहाँ पर जो Q1 है वो स्मॉलर चार्ज है, Q2 है वो बिगर चार्ज है, और D जो है सेपरेशन है, दोनों का सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, जरा इससे लगाने की कोशिश करें। Q1 हमारा कितना है? प्लस का 1 ही, Q2 कितना है? प्लस का 4 ही, प्लस का 1 ही, इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L है। देखो रूडी तीनों में से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तीनों में से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा √1 का रूट होता है 1 ही। ठीक है, 4 का हो गया 2, 1 का हो गया 1, और ये चल रहा L, तो L/3। देखो भाई आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको बुक्स वगैरह में मिल जाती है ट्रिक। ठीक है, तो समझ में आया? 2 चार्जेस के बीच में अगर कभी भी तीसरे चार्ज को रख कर इक्विलिब्रियम करना तो प्लस चार्ज ले लो या माइनस चार्ज ले लो, थर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, हमेशा अगर लाइक चार्ज है तो उनके बीच में रखना पड़ेगा चार्ज को, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा। थर्ड पॉइंट कि हमेशा चार्ज को स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा वही है कि थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें
कि थर्ड चार्ज मेरा इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि वो बैलेंस हो, ना वो इधर की तरफ शिफ्ट हो ना इधर की तरफ शिफ्ट हो। और वही चीज़ है, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन पर थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करा जाए। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर एक दिया है प्लस का 1 ही और माइनस का 9 ही। अब चेक करते हैं, इसमें भी 3 रीजन है, चेक करिए 3 रीजन, तो इसमें ये माइनस का 9 ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव है ये। ठीक है, एक फर्स्ट रीजन ये आया, एक सेकंड रीजन ये आया, एक थर्ड रीजन ये आया। तो हमारा सेकंड रीजन में आंसर पिछली बार सही आया, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नियर स्मॉलर चार्ज हमने रख दिया प्लस क्यू या माइनस क्यू, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने फर्स्ट चार्ज कह दिया, इसको हमने सेकंड चार्ज कह दिया। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से रिपल्शन फोर्स किधर लगेगा, फर्स्ट चार्ज की वजह से रिपल्शन फोर्स लग गया इधर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। और सेकंड चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स किधर लग गया, इधर ही लग गया। तो ये हो गया F2। तो ये भैया रेस्ट में तो रहेगा नहीं, दोनों पे फोर्स लगने लगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो भैया बीच में तो नहीं रख सकते, यानी कि अब कहाँ रखें, चलिए यहाँ थर्ड में रख लेते हैं, चलिए फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट में रख के देखेंगे, थर्ड में रख के देखें। ठीक है, फर्स्ट में रख लेते हैं। यहाँ चार्ज को रख दिया प्लस क्यू को। अब देखिए ज़रा, फर्स्ट की वजह से रिपल्शन फोर्स इस तरीके से, सेकंड की वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर की वजह से। अरे वाह, मिल गया। ठीक है, अपोजिट एंड इक्वल हो गया। ठीक है, मिल गया। तो एक बार यहाँ पर ही चेक कर ले, यहाँ पर मिल जाएगा शायद। प्लस फर्स्ट की वजह से रिपल्शन फोर्स F1, सेकंड की वजह से अट्रैक्शन फोर्स F2। तो यार दोनों जगह मिल गया यार, ये कैसे होगा, दोनों जगह मिल गया। अब क्या करा जाए, लेकिन ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। बोलो क्यों 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 क्यों, सुनाता हूँ। ये क्या अभी बताया था मैंने, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। डिस्टेंस जितना बड़ा होगा उसका इफेक्ट और कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये बहुत है L और ये प्लस समथिंग, तो ये F1 का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाएगा। देखिए वेक्टर कितना छोटा बना दिया। अब इसकी डिस्टेंस बहुत कम है और चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है चार्ज बहुत ज़्यादा, तो ये फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, ये फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया F2। तो यहाँ पर कभी भी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये चार्ज जो है वो 9e की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो फोर्स कम हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस कम है तो फोर्स बढ़ेगा, और मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है तो फोर्स और बढ़ेगा। समझ में आया। यहाँ पर तो फिर ऐसे यहाँ भी होना चाहिए, नहीं इसका मैग्नीट्यूड तो कम है लेकिन डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स बढ़ा। इसका मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई, बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो गया। तो मतलब जितना फोर्स कम हुआ तो वो इस कंपेयर में आ गया कि दोनों एक दूसरे को मिलकर कर सकते हैं। तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड नियर द स्मॉलर चार्ज। देखिए इसमें भी स्मॉलर चार्ज वाली कहानी आई। अब स्मॉलर चार्ज में कहाँ पर, कितनी दूर पर, तो मान ले रहे हैं x डिस्टेंस पर। ठीक है, x डिस्टेंस मैंने मान लिया। तो अब अगर इन दोनों को फिर से बैलेंस होना चाहिए तो इक्विलिब्रियम, अरे आपको पता है इक्विलिब्रियम के लिए, साम्यावस्था के लिए क्या करते हैं, दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, समझे। अब इक्वल हैं तो क्या करें, इक्वल है तो क्या, अच्छा वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया था, उसमें से वेक्टर हटा दीजिएगा। ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, F1 किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो Q1 की जगह ये, या K इस पर लग रहा ना, इन दोनों के बीच का फोर्स Q1 Q2 भाई प्लस माइनस लेते नहीं है, अपॉन में r²। इसके बीच का लें, इसके और इसके बीच का, तो Q1 Q2 साइन नहीं लेना, कूलम्ब लॉ में पढ़ाया था भाई r²। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, ये हो गई L, ये हो गई x, ये हो गई L, ये हो गई x, तो कितना हो गया L + x का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल, Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, E से E कैंसिल, तो 1/x² बराबर। अब तो ईजी है, कर ले जाओगे। कितना हो गया L + x अपॉन में x का होल स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया, बचा 9।
9 बचा, तो यहाँ पर हो गया L प्लस एक्स अपॉन में x बराबर में √9, तो ये हो गया L प्लस एक्स अपॉन में x बराबर ±3। फिर से टेकिंग पॉजिटिव, तो L प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 3, L प्लस एक्स बराबर में 3x, तो L बराबर 4x, x बराबर L/4। टेकिंग नेगेटिव L प्लस एक्स अपॉन में x -3, तो L प्लस एक्स बराबर -3x। समझ में आ ना, L प्लस एक्स बराबर ये उधर गया -3x, तो L बराबर माइनस का 2x, ये प्लस का x माइनस में उधर प्लस का x उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट। x उधर जाएगा माइनस का, तो 3x में से जाएगा 2x, L/2। अब सही है, 3x प्लस का x उधर गया माइनस का, तो 3x में से एक x गया 2x, ठीक है, तो L/2। यहाँ पर 3x, ये इधर जाएगा माइनस का 4x, तो x बराबर हो गया माइनस का L/4। कौन सा आंसर सही, कौन सा गलत, चेक करते हैं। x बराबर L/2, x बराबर L/2, तो यहाँ पर होना चाहिए L/2, मतलब जितना ये L है इसका हाफ इधर लेना है, आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज। और x बराबर माइनस का L/4, x बराबर माइनस का L/4 किधर जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर चल रहा है तो इसका माइनस उधर जाएगा, तो L/4 मतलब इधर, तो ये तो भैया पॉजिटिव, ये तो इधर चल जाएगा माइनस का L/4, और L/4 ये तो पिछले क्वेश्चन की तरीके हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो कौन सा सही है, ये क्या है, इनवैलिड है। कौन सा सही है, ये है L/2, यानी कि थर्ड चार्ज should be placed at x equal to L/2 distance outside near smaller charge। इसको नोट कर लीजिए, तो इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी समझाता हूँ, इसको नोट करिए क्योंकि जगह नहीं ठीक है। देखिए बताया था ना कि ये माइनस का L/4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस का L/4 करने से ये बीच में आ जाएगा, ये कहाँ पर हो जाएगी, मिडिल में आ जाएगा, मिडिल में आने की वजह से ये नहीं ले सकते, ठीक है। तो यही वाला आंसर सही है। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स नोट कर लिया आपने ना, तो यहाँ पर लिख दूँ, हटा दूँ इसको, ठीक है हटा दूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, उसमें लिखा था ना, फॉर लाइक चार्जेस थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड बिटवीन देम, फॉर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब होता है विजाती, थर्ड चार्ज यानी तीसरा आवेश सदैव दोनों आवेशों के बाहर की ओर छोटे आवेश के पास रखा जाए। फॉर अनलाइक चार्ज थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड नियर स्मॉलर चार्ज, ठीक है। यानी कि विजातीय आवेशों के लिए तीसरे आवेश को छोटे आवेश के बाहर की ओर रखना होगा। फिर ट्रिक क्या है, इसमें भी वही ट्रिक है। तो फॉर नियर स्मॉलर चार्ज से अगर x की डिस्टेंस निकालोगे तो x इक्वल टू कितना होगा, √Q1 अपॉन √Q2 उसमें था, प्लस में √Q1 था। देखिए पीछे अपनी कॉपी में, या रिवाइंड करके देख लीजिए, प्लस में यहाँ पर माइनस का Q1 इंटू डी क्या है, डिस्टेंस में बिल्कुल वही, नोटेशन सब वही है। Q1 स्मॉलर चार्ज, Q1 स्मॉलर चार्ज, Q2 बिगर चार्ज एंड D सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं अपने क्वेश्चन को, क्या सही है हमारा। x इक्वल टू रख दो, प्लस का 1 ही, ये हो गया माइनस का 9 ही, माइनस नहीं लेते चार्ज में बताया था, कूलम्स लॉ लगा रहे, और ये हो गया प्लस का 1 ही इंटू एल। तो ई कैंसिल हो गया, 1 का √1, 9 का 3 माइनस ये हो गया कितना, 1 का 1 और ये हो रहा एल, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2, 1 2 2 यानी L/2।
L/2 सही आंसर आ रहा है एकदम, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन और हैं, चाहे अगर चाहते हैं तो मैं एक घर के लिए आपके लिए दे सकता हूँ। बिल्कुल जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया होगा, लगा लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, तो इस लेक्चर में आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वो नहीं होंगे तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो छोटी सी क्लिप बना दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। कहा यह गया है कि x इक्वल टू माइनस ए पर और x इक्वल टू प्लस ए पर 2 चार्ज रखे हैं, Q1 और Q2। ध्यान सुनिए, 2 चार्ज रखे हैं Q1 Q2, ये ओरिजिन है बीचों बीच में उसका, ठीक है। x इक्वल टू प्लस ए पर Q2, x इक्वल टू माइनस ए पर Q1, 2 चार्ज ऐसे प्लेस्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पर एट x इक्वल टू प्लस का a/2 एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q कैपिटल Q प्लेस्ड है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 दैट इज Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू वॉट। आपको ये फाइंड करना है, और ये केवल यही नहीं फाइंड करना है, अगर इस क्वेश्चन में इस Q को, इफ Q प्लेस्ड x इक्वल टू प्लस का 3a/2 देन Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ये एक्सेस है, ठीक है। एक चार्ज Q1 माइनस ए पर रखा है, Q2 प्लस ए पर रखा है डिस्टेंस पर, और प्लस Q a/2 पर रखा है, तो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो क्या होगा। और अगर यही चार्ज को मैं प्लस 3a/2 पर शिफ्ट कर दूं तो हमारा Q1 अपॉन Q2 का रेशियो कितना होगा। ये करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है। उसमें क्या है, एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, ठीक है। और इसके बाइसेक्टिंग पर O पर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक चार्ज यहाँ बैठा है, 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है सब, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड F नेट ऑन प्लस 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था, 2 क्या 3 हो गए, 4। एक उधर दिया था क्लॉक वाला, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। जल्दी से आप इसे क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये P पॉइंट है। आपको P पर निकालना है नेट फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जरा साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स दोनों है या दोनों रिपल्शन है तो ये रेशियो पॉजिटिव आएगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए इस पर लगेगा पॉजिटिव है तो इधर की तरफ, और इसका लगेगा इधर की तरफ, तो दोनों ही रिपल्सन, तो दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये प्लस 3a/2 रखोगे तो प्लस 3a/2 क्या होगा, ये a/2, 2a/2, 3a/2, यहाँ कहीं आएगा 3a/2, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर लगेगा, इसकी वजह से इस पर लगेगा इधर की तरफ, और इसकी वजह से ये लगेगा उधरी की तरफ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। प्लस 3a/2 है कि, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहीं पर, ये 3/2 उधर जाएगा। देखिए इस सिचुएशन में क्या होंगे, फोर्स ऐसे लगेंगे या ऐसे लगेंगे। देखिए अगर मान लीजिए दोनों को पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है, दोनों या तो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे या दोनों रिपल्सिव फोर्स होंगे, तो उस सिचुएशन में दोनों अट्रैक्टिव मानोगे तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव हो जाएगा और एक रिपल्सिव हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में ये रेशियो निगेटिव आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपकी बुक में और आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर प्रैक्टिस बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ गुड बाय।